हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। मतलब साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज, और म्यूजिक का मतलब संगीत। तो इस लेसन का नाम है संगीत की आवाज, द साउंड ऑफ म्यूजिक। पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब एवलिन ग्लेनी आवाज सुनती है, आवाज को सुनती है बिना उसे सुने। थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि ये कैसे हो सकता है? तो चलो पढ़ते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day of the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो रश आवर क्राउड का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा भीड़ एक साथ, बहुत भीड़ अब एक दूसरे को धक्का मार रही थी ताकि उन्हें अंडरग्राउंड जो ट्रेन थी उसमें जगह मिल जाए। और उसी भीड़ भाड़ में एक छोटी सी पतली सी लड़की जो 17 साल से भी कम उम्र की लग रही थी, वो बहुत ही परेशान, वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई और बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, पर फिर भी अंदर से बहुत उत्सुक थी क्योंकि उसे वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, कपकपाहट होती है वो महसूस हो रही थी जो ट्रेन आ रही है उसकी। आज उसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एक म्यूजिक का बहुत बड़ा एकेडमी है, स्कूल जैसा होता है लंदन में। तो वहां आज उसका पहला दिन था और ये उसके लिए, और ये किसी भी ऐसे टीनेजर यानी कि किसी भी ऐसे किशोर अवस्था वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली चीज थी। पर एवलिन जो है, पर ये लड़की जो है, ये एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, यानी कि एक संगीतकार बनना चाहती थी। और इनका जो चैलेंज था, इनके जो मुश्किलें थी, वो बाकी सबसे बड़ी इसलिए थी क्योंकि वो बहरी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो एवलिन ग्लेनी का जो बहरापन था वो बचपन से बहरी नहीं थी, पर वो धीरे धीरे समय के साथ बहरी होती गई। उनकी माँ को आज भी याद है कि उन्होंने कब ये नोटिस करना, कब ये ध्यान देना शुरू किया कि कुछ गलत था, जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार करती रही। लोगों ने उसका नाम चिल्लाया पर वो हिली नहीं। मुझे तभी लगा कि उसने सुना नहीं, ये कहा इजाबेल ग्लेनी ने, जो कि एवलिन की मम्मी थी। काफी समय तक एवलिन ने अपना जो बढ़ता बहरापन है वो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, सबसे छुपाने की कोशिश करी। पर जब तक वो 11 साल की हुई तब उनके मार्क्स कम होने लगे, उनकी जो प्रोग्रेस थी उनके मार्क्स कम आने लगे। और तब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को, यानी कि उनके माता पिता को ये रिक्वेस्ट की, उनके माता पिता को बोला कि अब वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं।
और तब ये बात पता चली कि एवलिन की जो हियरिंग है, यानी कि उनकी सुनने की क्षमता है, वो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है, क्योंकि समय के साथ साथ उनकी कोई नर्व डैमेज होती गई, यानी कि उनकी नस खराब होती गई, जिसकी वजह से वो बहरी होती गई। तब उन्हें ये सलाह दी गई कि उनके कानों में हियरिंग एड लगा दिए जाए, यानी कि सुनने की मशीन, और उन्हें एक बहरे बच्चों के स्कूल में भेजा जाए। तब एवलिन ने कहा, मुझे एकदम से सब कुछ काला नजर आने लगा। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but her percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. पर एवलिन यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी और हार मानने वाली नहीं थी। वो चाहती थी कि वो भी एक आम जिंदगी जिए और अपना जो संगीत की तरफ रुझान है उसे और आगे बढ़ाए। एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, एक तरह का संगीत बजाने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें अलग अलग नाप की लंबी लंबी वुडन बार्स होती है, यानी लकड़ी की पट्टियां होती हैं एक ही लाइन में। तो एवलिन ने एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो भी इसे बजाएंगी। उनके अधिकतर टीचर्स ने उन्हें इस बात के लिए खूब सुनाया कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर उनके जो परकशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, परकशनिस्ट का मतलब होता है एक इंसान जो कि ड्रम या तबला बजाए, तो रॉन फोर्ब्स ने उनके अंदर वो क्षमता देखी। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग तरीके से बजाना शुरू किया, अलग अलग ट्यून में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open up my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तो रॉन फोर्ब्स कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। एवलिन ने कहा, फिर मुझे अचानक से ये रियलाइज हुआ, ये समझ आया कि मैं जो बड़ा ड्रम था, जो ऊपर वाला ड्रम था, उसे मैं अपनी कमर से ऊपर के हिस्से में महसूस कर सकती थी, और जो छोटा ड्रम था उसे मैं कमर से नीचे के हिस्से में महसूस करती थी। फोर्ब्स ने दोबारा ड्रम बजाना शुरू किया और तब एवलिन को ये पता चला कि वो अलग अलग धुन जो है अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस करती है। एवलिन ने कहा कि मैं अपने दिमाग को और अपने शरीर को खोलना, अपने शरीर को धुन में और कंपन में दोनों को महसूस करने में खोलना सीख गई थी, और उसके बाद जो हुआ वो बस उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। She never looked back from the point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. उसके बाद कभी भी एवलिन ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम पूरा घूमी एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब एक जवान लोगों का समूह जो कि गाने बजाता है, जो कि
वाद्य यंत्र बजाता है, गाने गाता है और जगह जगह घूमता है। और जब तक वो 16 साल की हुई, उन्होंने निर्णय लिया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगी। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन के लिए ऑडिशन दिया। ऑडिशन मतलब एक तरह की छोटी परफॉर्मेंस, ताकि जो डायरेक्टर है वो ये निर्णय ले पाए कि वो अच्छी है या नहीं। तो उन्होंने ऑडिशन दिया और उनको उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। वो अपने ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़ के सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी। सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले परफॉर्म करना। और अपने 3 साल का कोर्स खत्म होते होते उनको अब तक बहुत सारे टॉप के अवार्ड मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievement. If you work hard and know where you're going, you'll get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और इन सब के लिए एवलिन कभी भी अपने आप को कोई साहसी हीरो नहीं मानती थी। उनका कहना था कि अगर आप कड़ी मेहनत करो और आपको ये पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप वहां पहुंच ही जाओगे। और वो सच में एकदम ऊपर पहुंची। वो दुनिया की सबसे ज्यादा जानने मानने वाली मल्टी परकशनिस्ट बनी। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो एक टाइम जिसके पास 1000 से भी ज्यादा वाद्य यंत्र बजाने की क्षमता हो और जिसका बहुत ही ज्यादा बिजी व्यस्त इंटरनेशनल शेड्यूल हो, जहां उन्हें जाकर परफॉर्म करना हो। इट इज इंटीग्रिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face. Especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ये बहुत ही ज्यादा मजे की बात है देखना कि एवलिन बिना सुने भी कितना आराम से हर काम कर लेती हैं। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में वो एक भी शब्द नहीं चूकी। वो हंसकर बोली कि आदमी जिनकी बहुत घनी दाढ़ी होती है वो मुझे बहुत परेशानी देती है। इसमें आप मुझे सिर्फ उनके होठों को पढ़ना होता है और सबसे ज्यादा जरूरी आंखों को पढ़ना होता है। वो बहुत ही आराम से स्कॉटिश भाषा में बोल लेती हैं। वो ये कहती हैं कि मैं इतना बिना किसी गलती के इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक सुन सकती थी। पर ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता, समझाता नहीं कि वो कैसे फ्रेंच और जापानीज सीख गई। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. म्यूजिक के लिए वो बताती है कि वो मेरे शरीर के हर एक अंग से होकर गुजरता है। वो मेरी त्वचा पे एक झंझनाहट देता है, मेरे गालों पर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो एक एक धुन को, एक एक आवाज को अपनी उंगलियों से होते हुए अपने शरीर तक जाते हुए उसको महसूस कर सकती हैं। और जब वो ड्रम के आगे खड़ी होती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है उस ड्रम की सारी कंपन उनके शरीर से होकर जा रही है। अगर उन्हें किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बजाना होता है तो वो अपने जूते हटाकर बजाती हैं ताकि जो
जमीन के कंपन है उसे वो अपने नंगे पैरों से महसूस कर सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philanthropic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. This is the way why she expresses music so beautifully. और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपनी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा खुश करती थी। 1991 में उन्हें रॉयल फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने कहा कि भगवान ने उनसे उनकी सुनने की क्षमता जरूर ले ली, पर उन्हें हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, द साउंड। कि भगवान ने उनसे उनकी सुनने की क्षमता ले ली, पर उन्हें वापस कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, जो असामान्य दिया है। जो हम सुनते हैं वो हम सबसे कहीं ज्यादा महसूस करती हैं, इसलिए वो संगीत को इतने खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. I've just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. People who look to her and say, if she can do it, I can. And in not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ये मानती है कि वो एक वर्कaholic है। वर्कaholic मतलब एक ऐसा इंसान जो काम करना बंद नहीं कर सकता। वो कहती है मुझे बस काम करना होता है, और कभी कभार क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा, पर उससे जो मुझे मिलता है, उससे जो मुझे फल मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन जेल में और हॉस्पिटल में भी फ्री कॉन्सर्ट देती हैं। कॉन्सर्ट का मतलब वो वहां पर भी परफॉर्म करती है लोगों के लिए। वो सबसे ज्यादा महत्वता जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्लासों को देती है, जो बच्चे म्यूजिक सीखना चाहते हैं। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि वो बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। वो ये देखते हैं, उन्हें देखकर ये बच्चे सीखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते। एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र के 2 गुना ज्यादा उम्र के लोगों से भी कहीं ज्यादा हासिल कर लिया है अभी तक। वो परकशन को ऑर्केस्ट्रा में आगे तक लेकर आई और ये दिखाया कि उससे बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी जो कि हैंडीकैप्ड है, यानी जो कि विकलांग है। वो लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये था एवलिन ग्लेनी के बारे में। तो अब पहला क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? तो एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई? तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, पैराग्राफ नंबर 4 में
तब पैराग्राफ नंबर 4 में तो एवलिन जो है वो 16 साल की थी जब उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया। दूसरा है व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड। तो मतलब इसका सवाल का मतलब है कि उनके बहरेपन पे पहली बार कब ध्यान दिया गया और कब वो चीज कंफर्म हो गई कि वो बहरी है। तो जैसा हमने पढ़ा पैराग्राफ नंबर 2 में कि जब वो 8 साल की थी तब एवलिन की माँ ने ये नोटिस किया कि शायद उनको सुनाई नहीं देता, और जब वो 11 साल की हुई तब ये बात कंफर्म हो गई, वो उनकी सुनने की क्षमता बहुत तरीके से खराब हो चुकी है। 2. Answer each of these questions in a short paragraph. 1. Who helped her to continue with music? What did he do and say? तो किसने एवलिन को संगीत में आगे बढ़ने के लिए मदद करा और उन्होंने क्या कहा और वो क्या किया करते थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा मास्टर परकशनिस्ट जो थे रॉन फॉर्ब्स, मास्टर परकशनिस्ट नहीं, जो परकशनिस्ट थे उनके ऑर्केस्ट्रा के रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उनको मदद किया संगीत को आगे बढ़ाने में। वो उनसे कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो बल्कि उसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो, और इसीलिए वो 2 बड़े ड्रम को अलग अलग धुन पे बजाने की कोशिश करा करते थे। अगला सवाल है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। तो वो सारी जगह और वो सारे कारण बताइए जिनके लिए एवलिन परफॉर्म करती है। तो एवलिन, जैसा कि हमने देखा कि एवलिन कहाँ कहाँ परफॉर्म करती है, तो एवलिन जो है वो रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा जेल में, हॉस्पिटल में और बहरे बच्चों के लिए, यहाँ सबके लिए वो परफॉर्म करती है। आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन अपना संगीत कैसे सुनती है? तो इसका जवाब है पैराग्राफ नंबर 7 में कि वो ये बताती हैं कि म्यूजिक, संगीत मेरे शरीर के हर एक अंग से होकर गुजरता है। वो मेरे त्वचा पे लगता है, मेरे गालों पर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तब उन्हें महसूस होता है कि वो आवाज उस लकड़ी से होते हुए उनकी उंगलियों तक जा रही है। जब वो ड्रम के आगे खड़ी होती है तो वो उस ड्रम की कंपन को अपने शरीर में जाता हुआ महसूस करती है। तो एवलिन इस तरीके से संगीत सुनती है। पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई तो आपको पता ही होगी कि ज्यादातर शादियों में शहनाई बजती है। तो एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was
named the Shehnai. तो औरंगजेब जो थे, राजा औरंगजेब जो थे, उन्होंने एक वाद्य यंत्र पुंगी का बजाना रॉयल रेजिडेंस यानी कि राजघराने में बंद करा दिया, क्योंकि उससे बहुत ही अजीब सी आवाज आती थी। तो पुंगी, आप इस अगले वाले पेज पर देखो, आपको पुंगी का फोटो दिख जाएगा। पुंगी इस वाद्य यंत्र को बोलते हैं। तो पुंगी जो है वो शोर मचाने वालों के लिए एक बहुत ही आम नाम पड़ गया। कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन आएगा जब वापस से इसे काम में लिया जाने लगेगा। तो एक नाई जो था, तो एक जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के परिवारों को, यानी कि जो बहुत ही बड़े संगीतकारों के परिवार का एक नाई जो था, उसके पास राजघराने में जाने की अनुमति थी। उसने ये सोचा कि वो पुंगी की जो आवाज है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। तो तब उसने एक पाइप चुना जिसमें एक खाली लकड़ी, एक पाइप चुना जिसमें एक खाली लकड़ी थी और जिसके अंदर एक तना था जो अंदर से खाली था पाइप, तो जो बड़ा था और चौड़ा था पुंगी से। उसने उस पाइप के शरीर पर 7 छोटे छोटे छेद किए और जब उसने उनमें से कुछ छेदों को खोल के बंद करके उसे बजाना शुरू किया तो बहुत ही मधुर संगीत आया उसमें से। उसने राजा के सामने उस यंत्र को बजाया और सब बहुत उससे खुश हुए। वो पुंगी से बहुत अलग था यंत्र, इसलिए उसे भी नया नाम देना था। तो जैसे कहानी कहती है कि क्योंकि वो पहली बार शाह के घराने राजमहल में बजाया गया और एक नाई द्वारा बजाया गया, इसलिए उस यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. शहनाई की जो आवाज है, जो सुर है, वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाने लगा। मतलब कि बहुत ही ज्यादा धार्मिक और बहुत ही ज्यादा अच्छा माने जाने वाला लगा। मतलब जो अच्छी किस्मत लाए, जो बहुत ही ज्यादा शुभ हो। और इसी कारण की वजह से आज भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है और ये किसी भी नॉर्थ इंडियन शादी का ये किसी भी उत्तरी भारत की शादी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पहले शहनाई जो थी वो नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। नौबत 9 अलग अलग यंत्रों का एक जोड़ है, एक ग्रुप, एक समूह है जिसे कि घरानों में ही बजाया जाता है और आज तक भी इसे सिर्फ मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर लेकर आने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे एक नदी के किनारे बिहार के दुमराव गांव में। वो रोज जो पास का बिहारी जी मंदिर था वहां जाया करते थे भोजपुरी चैता गाने, और जिसके अंत में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था 1.5 किलो का, जो वहां के जो महाराजा थे वो उन्हें इनाम में दिया करते थे। ये 80 साल पहले हुआ और वो छोटा सा लड़का आज और वो उस छोटे से लड़के को भारत का सबसे बड़ा
अवार्ड मिला जिसे भारत रत्न कहा जाता है। 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह एक बहुत ही जानी माने संगीतकारों के परिवार से थे जो कि बिहार में है। उनके दादाजी रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे, भोजपुर के जो राजा थे उनके महल में। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके दूसरे जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि उनके दूसरे दादा चाचा, ये सब भी बहुत बड़े शहनाई बजाने वाले थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle, Ali Baks, to the Vishnu temple of Benares, where Baks was employed to play the Shehnai. इस छोटे से लड़के ने संगीत को अपने जीवन में बहुत पहले ही ले आया। जब वो 3 साल के थे, उनकी माँ उन्हें अपने मामा के घर लेकर गई, जो कि बनारस में था, जो अब वाराणसी कहलाया जाता है। बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का रियाज करते देख बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए और बहुत जल्द बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श को जब अली बख्श के साथ उनके साथ जाने लगे, जब वो विष्णु मंदिर जो था बनारस के वहाँ जाते थे, जहाँ बख्श को शहनाई बजाने का काम मिला था। Ali Baks would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह घंटों उन्हें देखते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने उस यंत्र को शहनाई बजाना सीखना शुरू किया और वो पूरा दिन रियाज करते रहते थे और आने वाले कई सालों तक बालाजी के मंदिर, मंगला मैया और गंगा किनारे बैठना और शांति में रियाज करना उस छोटे से लड़के का सबसे पसंदीदा काम बन गया था। गंगा का बहता पानी इसी ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो कैसे अपने नए नए राग बनाए और उन रागों में बदलाव लाए जो कि पहले शहनाई का जो आम रेंज है उससे दूर माना जाता था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became the often heard Shehnai player on radio. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने चाचा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस पे गए। जब उन्होंने अपना गान खत्म किया, उसके बाद उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम में मिल जाएगा। जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में 1938 में, तब बिस्मिल्लाह को एक बड़ा मौका मिला। वो बहुत ही जल्दी एक सबसे ज्यादा सुनने वाले शहनाई बजाने वाले के रूप में जानने लगे रेडियो पर। Where India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag
Cafe from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तब बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपने नए राष्ट्र का स्वागत शहनाई से किया था। उन्होंने राग काफी में अपनी जान डाल दी थी लाल किले से, जब वहां की ऑडियंस के लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी बहुत ही मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। Bismillah Khan had given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was hit, and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in the music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas's Kannada venture Sanadi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दी है, भारत में भी और बाहर भी। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रिप था वो अफगानिस्तान को था, जहां जो राजा जाहिर शाह थे वो इतने ज्यादा उनसे प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको बहुमूल्य पर्शियन कारपेट, पर्सिया का कारपेट, कालीन और बहुत सारी चीजें दी। अफगानिस्तान के राजा अकेले नहीं थे, उनकी आवाज से मंत्रमुग्ध होने वाले फिल्म निर्माता विजय भट्ट भी उनसे बहुत खुश हुए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह को ये शहनाई बजाते देखा, और इसीलिए उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम भी इस यंत्र के ऊपर ही रखा, जिसे गूंज उठी शहनाई कहा। फिल्म एक बहुत बड़ा हिट साबित हुई और बिस्मिल्लाह खान की एक राग दिल का खिलौना है टूट गया भी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। इतनी ज्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्म का जो संगीत है उसकी तरफ रुझान बहुत कम था। सिर्फ दो, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ पिक्चर सनादी अपन्ना। बिस्मिल्लाह कहते थे कि मैं इस फिल्म की दुनिया के ढोंग से और उसकी चमचमाती जिंदगी से के साथ नहीं रह सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at United States of America. Bismillah Khan became first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. He also took part in the art festival and the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahir Mosque Ustad Bismillah Khan. बहुत सारे और बहुत जल्दी बिस्मिल्लाह खान को कई अवार्ड मिले। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे
जिन्हें कि लिंकन सेंटर हॉल जो यूएसए में था, अमेरिका में था, वहां पे बुलाया गया, एक अतिथि के रूप में बुलाया गया और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी हिस्सा लिया मुंबई में। वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी हिस्सा लिया जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ, कैंस फेस्टिवल में हुआ और ओसाका ट्रेड फेयर में हुआ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि और इतना ही नहीं, एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम उनके नाम पर रखा गया तेहरान में, जिसका नाम है ताहिर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। Not like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Lady Vibhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. उन्हें कई ज़्यादा राष्ट्रीय अवार्ड मिले, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded at the civilian world the Bharat, despite of having travelled all the world. Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most important wonderful towns of the world. A friend of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "This is why that a devout Muslim like him can naturally play the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple." Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला। जब वो अवार्ड उनके सीने पर लटका रखा था, तब उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी और उन्होंने कहा, मैं बस इतना कहूँगा, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, और ये हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा कीमती परंपराओं में से है। यहाँ तक कि वेस्ट के लोग भी, पश्चिम के लोग भी आज आकर हमारा संगीत सीख रहे हैं। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, उन्हें बनारस और दुमराव काफ़ी पसंद थे और वो उनके लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा खास शहर रहे। उनका एक स्टूडेंट ये चाहता था कि वो एक यूएसए के शहनाई स्कूल को चलाएं, और स्टूडेंट ने उनसे वादा भी किया कि वो बनारस जैसा वातावरण वहाँ पे भी बना देगा, वहाँ यहाँ के मंदिर बनाकर। पर खान साहब ने उससे कहा, क्या वो गंगा भी वहाँ ले जाएगा? तब उन्हें याद आया कि इसलिए मैं जहाँ भी हूँ, मैं जब भी किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, जब भी किसी विदेश में के शहर में जाता हूँ, तो मैं हिंदुस्तान के लिए तड़पता रहता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस की सोचता हूँ और पवित्र गंगा की, और जब बनारस में होता हूँ तो दुमराव का मट्ठा याद बहुत आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी एक बहुत ही सही उदाहरण है जो भारत का, और जो भारत का कीमती, जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है, उसका एक बहुत ही खास उदाहरण है कि कैसे एक उनकी तरह एक डिवाउट मुस्लिम, यानी कि एक कट्टर मुस्लिम जो कि अपने धर्म को बहुत मानता हो, वो बहुत आराम से काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज सुबह शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को चल बसे 90 साल की उम्र में, और उन्हें
और उस दिन भारत सरकार ने एक दिन का शोक मनाया। तो अब करते हैं क्वेश्चन। पहला है, द डैश वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। कि भगवान ने उनसे उनकी सुनने की क्षमता ले ली, पर उन्हें वापस कुछ बहुत ही द शहनाई और पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। तो जैसे हमने देखा ऊपर की नॉइस मेकर यानी शोर मचाने वाली चीज किसे कहा गया? पुंगी को। बिस्मिल्लाह खान अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। तो पुंगी को शहनाई में किसने बदला? बिस्मिल्लाह, एक बार्बर ने, यानी कि एक नाई ने, अ बार्बर। बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस बार्बर्स। बिस्मिल्लाह खान के जो पिताजी के साइड के लोग थे वो कौन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। बिस्मिल्लाह खान ने किससे शहनाई बजाना सीखा? अली बख्श, जो उनके मामा थे। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा। तो बिस्मिल्लाह खान पहली बार विदेश कहाँ गए? अफगानिस्तान। Find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. तो अब हमको ये बताना है बिस्मिल्लाह खान इन चीजों के बारे में कैसा महसूस करते थे। अच्छा, बुरा, या फिर ना तो अच्छा ना बुरा। तो अच्छा होगा तो पॉजिटिव, बुरा होगा तो नेगेटिव, और अगर ना ही अच्छा ना ही बुरा तो न्यूट्रल। तो पहला है बच्चों को संगीत सिखाने के बारे में, तो ये तो हमें पता है पॉजिटिव। फिल्म वर्ल्ड के बारे में न्यूट्रल थे वो। क्यों न्यूट्रल? इसलिए ना तो अच्छा ना बुरा, इसलिए क्योंकि उन्होंने भी काम तो किया है उसमें भी, भले ही 2 किया हो, और दूसरा वो उन्हें बस उसकी चकाचौंध नहीं पसंद आती थी। माइग्रेटिंग टू द यूएसए नेगेटिव। प्लेइंग एट टेम्पल्स पॉजिटिव। Getting the Bharat Ratna positive. The banks of Ganga positive. Leaving Banaras and Dumrao negative. Why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? तो औरंगजेब ने पुंगी बजाने पे रोक क्यों लगाई? क्योंकि पुंगी से एक बहुत ही शोर मचाने वाली आवाज निकलती थी, इसलिए औरंगजेब ने उसे बंद करा दिया। शहनाई पुंगी से अलग कैसी होती है? तो शहनाई पुंगी से शहनाई का जो तना होता है, शहनाई का जो शरीर होता है पुंगी से लंबा और चौड़ा होता है, और उसमें 7 छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे आवाजें निकलती हैं, और उससे जो आवाज निकलती है वो बहुत ही ज्यादा मधुर होती है। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? तो पहले शहनाई जो थी वो सिर्फ मंदिरों में बजाई जाती थी या फिर राजघरानों में बजाई जाती थी, और क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता था। और आज भी यही है, आज भी इसे शादियों में और सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाता था। और बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह इसे तक लेकर आए। When and how did बिस्मिल्लाह get his big break? तो बिस्मिल्लाह खान को अपना बड़ा ब्रेक कब और कैसे मिला? तो बिस्मिल्लाह खान को पहला बड़ा मौका मिला जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में आया 1938 में, और तब उन्होंने तब वो रेडियो पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई बजाने वाले के रूप में जानने लगे। Where did बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई on 15th August 1947? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर शहनाई बजाई, जहां उनके सुनने वालों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ये वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? ये दिन ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि इसी दिन भारत को आजादी मिली।
Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में एक शहनाई स्कूल, अमेरिका में एक शहनाई स्कूल शुरू करने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को भारत से क्योंकि बिस्मिल्लाह खान कहते थे कि मैं कभी भी विदेश जाऊं, मैं भारत के लिए तड़पता रहता हूं, हिंदुस्तान के लिए तड़पता रहता हूं। अगर मुंबई में होता हूं तो बनारस के लिए, दुमराव के लिए तड़पता रहता हूं और गंगा के लिए। Find at least 2 sentences in the text which tells you that Bismillah Khan loves India and Banaras. तो ऐसे 2 सेंटेंस पूरे लेसन में जो ये बताए बिस्मिल्लाह खान को भारत और बनारस बहुत पसंद था। तो जैसे कि हम पैराग्राफ 12 में देखें कि जहाँ पे ये लिखा हुआ था, इन स्पाइट ऑफ हैविंग, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि खान साहब ने ये लिखा कि दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। हम करेंगे नेक्स्ट, लुक एट दीज सेंटेंसेस। एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो ये जो इटैलिक में लिखे हुए हैं, टेढ़े हो रखे हैं शब्द, ये इन सवालों के जवाब देते हैं। व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू एंड व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू। तो ये 2 वर्ब से चालू होते हैं, टू लिव, टू कंसील। तो अब हमको इन सेंटेंसेस को पूरे करने हैं और जो 2 वर्ब से शुरू होते हैं। तो जैसे पहला है स्कूल, द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स। तो क्वेश्चन है व्हाट डज इट होप टू डू। तो स्कूल स्पोर्ट्स टीम क्या चाहती है? तो स्कूल स्पोर्ट्स टीम जीतना चाहती है। तो स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू विन। व्हाट डू वी ऑल वांट टू डू। अगला सवाल है हम सब क्या करना चाहते हैं? हम सब खुश रहना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू बी हैप्पी। फिर तीसरा है व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू। उन्होंने उसे क्या करने की सलाह दी? दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने उस बहरे बच्चे की माँ को यह सलाह दी कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। व्हाट डिड द अथॉरिटीज परमिट अस टू डू। अथॉरिटी ने हमको क्या करने की अनुमति दे दी, तो परमिशन दे दी। तो द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू प्ले शहनाई ऑन स्टेज। तो अथॉरिटीज ने हमको स्टेज पर शहनाई बजाने की परमिशन दे दी। व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइड टू डू। तो म्यूजिशियन ने क्या करने का निर्णय लिया? तो म्यूजिशियन डिसाइडेड टू गो टू अ म्यूजिक स्कूल। तो म्यूजिशियन ने एक संगीत की स्कूल में जाने का निर्णय लिया। तो अब हमको ये आगे नीचे कुछ सेंटेंस ये इनको वर्ड्स को या लाइनों को हमको डेफिनेशन दिए गए हैं, हमको उनके शब्द ढूंढने हैं। तो पहला जो शब्द है होम ऑफ रॉयल पीपल, यानी कि राज परिवार के लोगों का घर। तो ये हमको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 1 में। तो पैराग्राफ नंबर 1 में जैसे हम देखेंगे कि रॉयल पैलेस, तो ये है, इसका जवाब है रॉयल पैलेस यानी कि राजमहल। अगला शब्द है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। इसका जवाब है पैराग्राफ नंबर 5 में, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन मतलब अकेला रहना। तो इसका जवाब है 5वें पैराग्राफ में। तो इसका जवाब है सॉलिट्यूड, SOLITUDE। ये आपको ऊपर से चौथी लाइन में मिलेगा। ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना। तीसरा है अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब एक ऐसा हिस्सा जो बेहद जरूरी हो। तो इसका जवाब है दूसरे पैराग्राफ में। तो इसका जवाब है इनडिस्पेंसेबल।
इंडिस्पेंसिबल, तो यह है तीसरी लाइन में है इंडिस्पेंसिबल, INDISPENSABLE। फिर चौथा है टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, तो इसका जवाब है 5वें नंबर के पैराग्राफ में। तो इसका जवाब है 5वें नंबर के पैराग्राफ में। तो देखेंगे हम जो ये है, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। फिर फिफ्थ है विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी ज्यादा मेहनत के, तो इसका है 13 नंबर के पैराग्राफ में। तो इसका आंसर है एफर्टलेसली, EFFORTLESSLY, एफर्टलेसली। फिर लास्ट है क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब जल्दी से और बहुत भारी मात्रा में, तो इसका जवाब है 9th पैराग्राफ में। तो इसका जवाब है थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट। अब अगला सवाल है टिक द राइट आंसर। व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट लिव्स अगेन, इट मतलब अगर कोई चीज वापस से जिंदा होती है तो वो वापस मरी रहती है, रिवाइव होती है तो मतलब वो जिंदा होती है, मरती है तो जिंदा होती है दोबारा, तो इट लिव्स अगेन। When a government bans something, it wants it, अगर कोई गवर्नमेंट कोई चीज बैन करती है तो मतलब उसे बंद होता देखना चाहती है, it wants it stopped. When something is considered auspicious, welcome it, मतलब अगर किसी चीज को शुभ माना जाता है तो उसका स्वागत करो। When we take to something, we find it interesting, मतलब जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो मजेदार लगता है। When you appreciate something, you find it good and useful, find it of new use. जब हम किसी चीज की तारीफ करते हैं तो हमें अच्छी और काम की चीज लगती है, तो you found it good and useful. When you replicate something, you do it for the second time. जब हम कोई चीज replicate करते हैं मतलब हम उसे दोहरा रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो you do it for the second time. फिर है when we come to terms with something, it is no longer upsetting. मतलब जब हम किसी चीज से समझौता कर लेते हैं तो वो हमें दुख नहीं पहुंचाता है। द साउंड ऑफ द शहनाई इज ऑस्पिशियस, द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ द शहनाई इज यूजली हर्ड एट मैरिजेस। तो जो एडजेक्टिव है ऑस्पिशियस, इसको बी के बाद यूज किया गया है या फिर पहले यूज किया गया है, पर ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें बी या नॉट बिफोर के बाद में यूज किया जा सकता है, जैसे कि उस्ताद फैज खान वॉज ओवरजॉयड। तो अब हम देखेंगे, तो अब हमें डिक्शनरी से ढूंढ के ये बताना है कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है एल्डर शब्द जो है, यहाँ डिक्शनरी में लिखा हुआ है ओनली बिफोर नाउन, कि इसे नाउन से पहले ही इस्तेमाल करना है। तो और अवेक शब्द है दूसरा, तो इसे नाउन से पहले नहीं लगाना है। तो अब आपको डिक्शनरी में ढूंढ के इस टेबल को पूरी करना है, जिससे पहला है इंडिस्पेंसिबल। इसका आपको बताया गया है बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी। तो अगला शब्द है इम्प्रेस्ड। तो इम्प्रेस्ड शब्द को भी आप वर्ब से पहले या बाद में लगा सकते हैं, बी के बाद। फिर है अफ्रेड। अफ्रेड जो है वो वर्ब बी के बाद आता है, बी ई के बाद लगाया जाता है। अगला है आउटडोर। तो आउटडोर जो है वो सिर्फ नाउन से पहले लगाया जाता है। पैटर्नल शब्द जो है वो सिर्फ नाउन से पहले भी लगा सकते हैं
या फिर जो वर्ब बी है उसके पहले या बाद में भी लगा सकते हैं। काउंटलेस शब्द जो है वो सिर्फ नाउन से पहले लगाया जाता है, और लास्ट जो शब्द है प्राइसलेस वो वर्ब बी के बाद लगाता है। तो जैसे अब हम करेंगे सेंटेंस, तो अब हम इनसे एक एक सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस होगा इम्प्रेस्ड शब्द से, माई सिस्टर सीम्ड इम्प्रेस्ड विथ हिज वर्क, मतलब मेरी बहन उसके काम से बड़ी इम्प्रेस हुई। फिर दूसरा है शी इज अफ्रेड ऑफ हर फादर, मतलब वो अपने पिताजी से डरती है। तीसरा है आई रियली लाइक द आउटडोर गेम्स, मतलब मुझे बाहर के खेल खेलना बहुत पसंद है। फिर है ही लिव्स इन द पेरेंटल होम, पैटर्नल होम मतलब वो अपने पापा के घर में रहता है। फिर है द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हैज काउंटलेस रेफरेंस बुक, मतलब लाइब्रेरी में बहुत अनगिनत रेफरेंस किताबें हैं। और फिर आखिरी है योर गिफ्ट इज प्राइसलेस, मतलब तुम्हारा गिफ्ट जो है वो बेशकीमती है, अनमोल है। ठीक है, तो अब हम करें अगला कि इमेजिन द फेमस सिंगर किशोरी अमोनकर इज गोइंग टू विजिट योर स्कूल, यू हैव बीन आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस हर टू द ऑडियंस बिफोर हर परफॉर्मेंस, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस हर। तो ऐसा सोचिए कि आपके स्कूल में जो बहुत ही मशहूर संगीतकार हैं किशोरी अमोनकर, वो आ रही हैं और आपको उनका स्वागत करने के लिए बोला गया है, तो आप उन्हें कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ किशोरी अमोनकर के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगी और इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। तो अब आपको इंट्रोड्यूस कर, और अब आपको इस पैराग्राफ को देखते हुए अपने नोट्स यूज करते हुए अब उन्हें इंट्रोड्यूस करना है। और किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस, या फिर आई फील प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस, या वी वेलकम यू मिस किशोरी अमोनकर, ऐसे करके आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर अगला है कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, सेज एवलिन ग्लेनी। तो जैसा हमने ऊपर देखा, एवलिन ग्लेनी ने कहा कि अगर आप कड़ी मेहनत करो और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप वहां पहुंच जाओगे। तो अब हमने 2 संगीतकारों के बारे में जान लिया है। क्या आपको लगता है उन दोनों ने मेहनत की, वो कहाँ जाना चाहते थे? तो आप इन बातों का जवाब आप खुद से दीजिए कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मेहनत की या नहीं की। फिर अगली है, अब हम पढ़ेंगे पोएम जिसका है विंड। विंड आती है हवा। तो जैसा हमें पता है अगर हवा बहुत तेज चले तो बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। तो हम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो ये कविता लिखी है सुब्रमण्य भारती ने, और ये वैसे तमिल में लिखी गई थी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक डोर्स ऑफ विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू tore the pages of the books, you brought rain again। हवा, धीरे से आओ, जो खिड़कियां हैं उन्हें तोड़ो मत, खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ो मत, पेपर को इधर, कागजों को इधर से उधर मत बिखराओ, जो किताबें हैं पड़ी हुई ताक में उन्हें मत गिराओ। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन्हें सारी को नीचे गिरा दिया, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुम फिर से हवा को ले आई। You are very clever at poking fun at weaklings. Fine, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. तो
तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में। टूटते हुए घर, टूटते हुए दरवाजे, टूटती हुई बोट, नाव, टूटती हुई लकड़ी, टूटते हुए शरीर, टूटती हुई जान और टूटते हुए दिल। तुम सबको एक साथ तोड़ देती हो। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. वो तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो आओ हम ताकतवर और मजबूत घर बनाएं। Let's join the doors firmly. जो दरवाजे हैं उन्हें कस के जोड़ें। Practice to firm the body. अपने शरीर को अकड़ के रखने की प्रैक्टिस करें। Make the heart steadfast. अपना दिल मजबूत करें। Do this and the wind will be friends with us. ये करो और हवा हमारी दोस्त हो जाएगी। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. हवा जो है वो कमजोर आग को बुझा देती है, पर जो ताकतवर और तेज आंच होती है अगर आग की तो उसे और ज्यादा बढ़ाती है। His friendship is good. We praise him every day. उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम रोज उसकी तारीफ करते हैं। तो देखा आपने कि ये कहानी है हवा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो पहले स्टैंजा में ऐसी क्या चीजें जो हवा करती है। तो इसका जवाब है, द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, स्कैटर्स द पेपर एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन। मतलब वो खिड़कियों के दरवाजे तोड़ती है, पेपर को इधर उधर फैला देती है, किताबें जो हैं ताक पे रखी हुई उन्हें बिखरा देती है और किताबों के पन्ने फाड़ देती है और बारिश भी लाती है। Have you seen anybody winnow grain at home or in paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? आपने कभी किसी को गेहूं छानते हुए देखा है अपने घर में या खेत में? तो आपकी भाषा में गेहूं छानने को क्या कहते हैं और लोग गेहूं छानने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो मैंने तो देखा है बहुत लोगों को, और लोग गेहूं छानते हैं ताकि उसमें से जो कचरा है वो निकल जाए और उसे छन्नी से छानते हैं। फिर सवाल है, व्हाट डज द पोएट से विंड गॉड विनोज। द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम। मतलब जो हवा के भगवान है वो सारी चीजों को ही छान देते हैं घर की। हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड। हम हवा को अपना दोस्त कैसे बनाएं? तो जो कवि हैं वो ये बताते हैं कि हमें मजबूत घर बनाने चाहिए, दरवाजे को ढंग से जोड़ना चाहिए अगर हमें हवा का दोस्त बनना हो तो, और हमें जो जिंदगी की मुश्किलें हैं उनका डटकर सामने करना चाहिए। What do the last 4 lines of the poem mean to you? जो इस कविता की आखिरी 4 लाइनें हैं उसका क्या मतलब है? तो जो आखिरी 4 लाइनें वो ये बताती है हमको, ये उसका सारांश है कि जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वो हमेशा हारते हैं, और जो अपना टारगेट सेट कर लेते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें कोई मुश्किल नहीं रोक सकती। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विथ ह्यूमर? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइज। What is your response to this? Is it same as the poet? तो जो कवि है वो हवा से किस तरीके से बात कर रहा है, गुस्से में या मजाक में? तो जो कवि है वो हवा से मजाक में बात करते हैं। वो जो कवि का व्यवहार है वो बहुत ही
वो कवि का व्यवहार बहुत ही मजाकिया है वो, क्योंकि हमने भी देखा है कि हवा किस तरीके से चीजों को बर्बाद कर देती है। तो जो कवि हैं वो हवा को बुला रहे हैं कि वो आकर उन पे अटैक करे, और ताकि वो अपने आप को उस हमले के लिए तैयार कर सके। द पोएम यू हैव जस्ट तो जब ये पोएम ये तमिल में है ओरिजिनली, तो क्या आपको आपकी लैंग्वेज में कोई पोएम आती है तो आपस में सुनाना। तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 2।